Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। अभी तक हमने देखा है सेकंड पेपर का 2018 का सेकंड पेपर का पार्ट ए का 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे, स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन 3 में हमने डिस्कस किया था संघीय सर्वोच्चता भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है, एक्सप्लेन, है ना। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं गाइस, शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ओके, फिर से देख लेते हैं। क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया, है ना। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में इनके रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें क्लैरिफाई करना है। ओके गाइस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं इसमें। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको पता होगा कि देखिए संविधान का जो भाग है 11, उसमें अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। साथ ही साथ में हम जानते हैं कि भारत का संविधान का जो स्वरूप है वो संघीय है, ठीक है। और समस्त शक्तियां जो हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां हों, चाहे वो कार्यपालिका शक्तियां हों, या फिर चाहे वो वित्तीय शक्तियां हों, केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई हैं, ठीक है। कहीं किसी को ज़्यादा है तो कहीं किसी को कम है, लेकिन वो बटी हुई हैं, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। बस न्यायिक शक्तियों का बंटवारा हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जुडिशरी जो है वो सेपरेट है, उसका बंटवारा हमें देखने को नहीं मिलता है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे सारे हाई कोर्ट्स काम करते हैं, ओके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होती है वो ज़्यादा सर्वोच्च होती है ना। इसी प्रकार से देखो, हमारे देश में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर इसका कानून लागू होते हैं ना। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि हम इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में क्या मेंशन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसमें कि केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को लेकर बंटवारा देखने को हमें मिलता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा। इसमें क्या है, देखो आपको पता होगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, यानी कि कुछ मामलों को छोड़ दे तो बाकी काफ़ी सारे जो मामले जो हैं उनका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल संघ सूची, आपको पता होगा संघ सूची संसद या फिर केंद्र कह सकते हैं, केंद्र को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं संघ सूची के तहत, ठीक है। और इसका उपयोग करके केंद्र पूरे भारत में कानून बना सकती है ना। तो और इसी प्रकार से राज्य सूची में हमें देखने को मिलता है, इसमें राज्य सरकार कोई कानून बना सकती है ना, बशर्ते वह अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य की सीमाओं तक ही कर सकती है, इसके अलावा वो नहीं कर सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची भी हमें देखने को मिलती है। समवर्ती सूची में इसको लेकर केंद्र और राज्य दोनों को ही पावर रहता है, यानी कि दोनों ही कोई विधान बना सकते हैं, यानी कि दोनों को ही विधान बनाने की शक्तियां प्राप्त है। लेकिन यदि विवाद का विषय है तो फिर केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत हमें दिखाई देती है, यानी कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, केंद्र को ज़्यादा शक्तियां यानी कि दी गई हैं समवर्ती सूचियों के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्र और राज्यों के दायित्व। केंद्र और राज्यों के दायित्व में क्या है, केंद्र और राज्यों के दायित्व में हमें देखने को मिलता है, वैसे तो देखो केंद्र और राज्यों को अपने अपने दायित्व सौंपे गए हैं, मगर दूसरी तरफ यदि देखें तो केंद्र को कुछ मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। असीमित अधिकार प्राप्त होने का मेरा तात्पर्य यह है कि
केंद्र की कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्देशित देती हैं, यानी कि यह निर्देश देती हैं कि केंद्र को कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। मतलब क्या है, राज्य का जो कानून है, राज्य का जो लॉ है, स्टेट लॉज जो हैं, ठीक है, वो सेंट्रल लॉज से ऊपर नहीं है, यानी कि स्टेट लॉज सेंट्रल लॉज के नीचे ही काम करेंगे। ओके, समझे। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमें 365 हमें देखने को मिलता है। 365 में हमें क्या मिलता है, देखो 365 को जब हम स्टडी करते हैं तो 365 में हमें स्टडी करके हमें ये देखने को मिलता है कि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है। यदि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों को ठीक से एक तरह से उनको फॉलो करने में यदि वो डिसक्वालीफाई रहता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा अपील की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों को केंद्र के निर्देश। देखो ये वैसी ही बात है जो हमने पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, केंद्र और राज्यों के दायित्व जो है ठीक उसी टाइप से। जैसे केंद्र को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्य को निर्देश दे सकता है ना। जैसे कि संचार के साधनों को बनाए रखना, है ना, राज्य को बोल सकता है कि आप संचार के साधन जो हैं उनको मेंटेन कीजिए, है ना, और उनका रखरखाव ठीक से कीजिए आप। साथ ही साथ में रेलवे की संपत्ति है ना, उसको आप ठीक है संभाल कर रखिए, है ना। साथ ही साथ में प्राथमिक शिक्षा, है ना, जैसे होती है ना प्राइमरी एजुकेशन, जैसे स्टेट्स में प्राइमरी एजुकेशन है, तो प्राइमरी एजुकेशन को आप टंग लैंग्वेज जो होती है, एक तरह से मातृभाषा, है ना, उसमें देने की आप व्यवस्था कीजिए, है ना। और साथ ही साथ में जनजातियाँ जो ट्राइबल्स जो होती हैं उनके कल्याण के लिए कुछ प्लानिंग्स बनाइए, योजनाएं बनाइए। इस प्रकार से कुछ निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिए जा सकते हैं। सो दैट्स। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। देखो केंद्र और राज्यों के बीच हमें कभी कभार सहयोग देखने को, कभी कभार क्या, सामान्य तौर पर हमें सहयोग देखने को ही मिलता है। कैसे मिलता है, देखो जैसे अंतर्राज्यीय विवाद है, कोई अंतर्राज्यीय नदी विवाद है ना, तो उसका प्रयोग, उस नदी के पानी का प्रयोग कितना करना है ना, और इसका वितरण कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन किस स्टेट को कितना पानी मिलना है, इसका नियंत्रण किसका होगा, है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं तो इनके बीच सहयोग का कार्य भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए जैसे हम कावेरी डिस्प्यूट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, है ना, और छोटा सा एक पुदुचेरी का भी हल्का सा क्षेत्र उसमें आता है। तो इस प्रकार से 3 या 4 स्टेट्स को लेकर कावेरी डिस्प्यूट है, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट हैं इनके टाइम पर, ऐसे डिस्प्यूट के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक सहयोग की भूमिका वो निभाती है, ठीक है। जैसे हमें पता होगा, हम आर्टिकल 263 जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल 263 में है जैसे कि प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं आर्टिकल 263 के तहत, है ना। अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार की रूपरेखा क्या होगी, उसकी प्लानिंग्स क्या होंगी, है ना, क्या स्ट्रैटेजी उसकी होगी, है ना, और किस प्रकार की क्रियाकलाप उसके होंगे, इस प्रकार की चीज़ों को भी लेकर निर्देशित केंद्र सरकार कर सकती है। और यदि विवाद का कोई विषय है तो उसमें सुलह भी करा सकती है और सहयोग की भी भावना वो रखती है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय सेवाएं। ये क्या होती हैं, देखो अखिल भारतीय सेवाएं मतलब एक ड्रीम होता है यूपीएससी एस्पिरेंट का, है ना। आपको पता होगा यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। अखिल भारतीय सेवाओं में मेनली 3 सेवाएं आती हैं अभी तो फिलहाल। एक तो आईएएस ऑफिसर होते हैं, है ना, और एक आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, और थर्डली होते हैं आईएफएस ऑफिसर्स। देखो आईएफएस ऑफिसर्स ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होते हैं, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को 1966 में ही इसको ऐड किया गया था। पहले अखिल भारतीय सेवाओं में सिर्फ 2 ही सेवाएं होती थी, एक तो होती थी आईएएस ऑफिसर और दूसरी होती थी आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। लेकिन 1966 से आईएफएस ऑफिसर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी इसमें शामिल कर लिया है। देखिए इन सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना। साथ ही साथ में इनकी जो ट्रेनिंग होती है और इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है।
ठीक है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट में रहकर ये काम करते हैं, लेकिन जो मेन पावर जो होता है और इनको जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और तात्कालिक भूमिका जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट निभाती है। ठीक है। जैसे हम आर्टिकल 312 पढ़ते हैं, आर्टिकल 312 में हमें क्या मिलता है? आर्टिकल 312 में हमें यही तो देखने को मिलता है कि संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का अधिकार प्राप्त है ना। यानी कि जो राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल IAS IPS IFS भी है। अब आगे चलकर यदि ऐसा लगता है जैसे हम साइबर क्राइम को ज़्यादा, साइबर क्राइम का बढ़ावा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है एक टाइप से, है ना, तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, तो इसके लिए कभी राज्यसभा को ऐसा लगे कि इसके लिए अखिल भारतीय सेवा एक बना देनी चाहिए ताकि इसको कंट्रोल करें, है ना, सेंट्रल लेवल पर, तो आगे चल के राज्यसभा जो है वो इस चीज़ के लिए, है ना, वो अपॉइंट कर सकती है। तो इस प्रकार से गाइस हमने देखा अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवा आयोग, है ना। लोक सेवा आयोग यानी कि आपको पता ही होगा, है ना, UPSC जो होता है ना, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं उसको। ठीक है। लोक सेवा आयोग में देखो राज्य लोक सेवा आयोग होती हैं, है ना, और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे जो हम MPPSC के मीन्स आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा जब आप MPPSC का एग्जाम देते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यानी कि स्टेट PCS के अंतर्गत ही हम इस एग्जाम को देते हैं, यानी MPPSC जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, इस प्रकार से। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है ना, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि नियुक्ति जो होती है गवर्नर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन इनको हटाया नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं, यदि आप MPPSC क्वालिफाई करके DC बनते हैं या फिर DSP की पोस्ट आपको मिलती है तो राज्यपाल के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है आपको, है ना, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही आपको हटाया जाएगा। हाँ, नियुक्ति जो होंगी आप जो अपॉइंट किए जाएंगे वो राज्यपाल बाय द गवर्नर आप किए जाएंगे। ठीक है। देखिए, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग जो होता है UPSC, है ना, UPSC कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। आपने कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कहीं पर सिचुएशंस काफ़ी क्रिटिकल हैं तो वहाँ पर डेपुटेशन के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है 1 साल के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल के लिए, इस टाइप से ना। कोई भी टेन्योर उनका रह सकता है ना, कोई भी टाइम हो सकता है उनका, ये खैर कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन जो डेपुटेशन पर जो आते हैं वो एज अ गवर्नर परमिशन और एज अ प्रेसिडेंट परमिशन ही वो लोग अपॉइंट किए जाते हैं एज अ डेपुटेशन पर। ठीक है। तो ये तो गाइज हमने डिस्कस किया है बॉडी पार्ट के बारे में। बॉडी पार्ट के बारे में हमने देखा किस किस प्रकार से हम केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को हमें देखने को मिलते हैं और हमने इनको क्लैरिफाई भी किया एक एक करके। अब बात करते हैं कंक्लूजन कैसा रखेंगे हम कंक्लूजन। देखिए, आप बैलेंस रखिए। आपको पता होगा केंद्र और राज्यों के मध्य में प्रशासनिक संबंध जो हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। जैसे आपको पता होगा कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट बदली, है ना, कहीं स्टेट में कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट बदली तो काफ़ी सारे ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तबादले हमें देखने को मिलते हैं ना। तो ये भी वर्तमान में एक बड़ी प्रशासनिक समस्या बनी हुई है ना, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को एज अ पॉलिटिक्स एजेंडा के थ्रू उनको एक तरह से काम, है ना, लिया जाता है। तो ये काफ़ी हमारी डेमोक्रेसी को ये कमज़ोर भी करती है। साथ ही साथ में देखो, वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवाद देखने को हमें मिलते हैं, है ना, चाहे वो ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र को लेकर हो, टैक्स कलेक्शन को लेकर हो। देखो, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट में जो GST अभी हमने लॉन्च की है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, GST कलेक्ट करने का जो है मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन वो जिस स्टेट को जितना GST मिला है वो देगा कौन? केंद्र सरकार। तो अभी काफ़ी सारे राज्यों को GST कलेक्शन नहीं मिला है, तो इस चीज़ को लेकर भी एक नया विवाद उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ओके गाइज, तो इस प्रकार से आप कुछ अच्छा सा आप कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि कंक्लूजन आपका क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रट्टे फट्टे मार दिए, है ना, ऐसा मत करना, क्योंकि आप फ्यूचर में एक DSP या फिर DC की पोस्ट पर बैठेंगे और DC या DSP की पोस्ट जो होती है वो अपने आप में काफ़ी डिसेंट पोस्ट होती है और सिंसियर ऑफिसर होते हैं उसमें। तो सिंसियरिटी आप यहीं से दिखाना शुरू कीजिए, आप आंसर्स में भी आपकी सिंसियरिटी दिखना चाहिए। ओके गाइज, सो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने 4 डिस्कस किया, यानी कि भारत में केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत में राज्यपाल पद के औचित्य और महत्व की समीक्षा कीजिए, है ना। यानी कि
एग्जामिन करना है हमें, एग्जामिन द जस्टिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, तो इनके सिग्निफिकेंस और जस्टिफिकेशन भी करना है, साथ में इनका सिग्निफिकेंस भी हमें बताना है, इनका महत्व क्या है ना, औचित्य क्या है। दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन में कहाँ से शुरू कर सकते हैं? देखो, आपको पता होगा संविधान के भाग 6 में यानी कि 6 में, है ना, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है ना। और राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, इसमें भी आपको पता होगा राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख क्या होता है? देखिए, कार्यकारी प्रमुख का मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि वो संवैधानिक मुखिया होता है एक तरह से। संविधान, जैसे हम प्रेसिडेंट को हम देखते हैं सेंटर में, है ना, और जो वास्तविक कार्यकारी होता है वो हम एज ए पीएम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो संवैधानिक कार्यकारी वो होता है वो प्रेसिडेंट होता है सेंटर में। और ठीक स्टेट में ही राज्यपाल की भी कुछ दशा ऐसी ही होती है जैसे प्रेसिडेंट की होती है। ओके, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं, है ना। और साथ ही साथ में आपको पता होगा सामान्य तौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। ये हमें पढ़ने को मिलता है जब हम एम लक्ष्मीकांत में जब हम पढ़ते हैं तो। और लेकिन देखो, एक चीज़ इसमें आ गई थी, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, है ना। उसके अनुसार ये बताया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ओके गाइस, जैसे हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, एक हाई कोर्ट 2 या 3 राज्यों के लिए भी बनाया जा सकता है ना। तो उसी प्रकार से राज्यपालों का भी सीन कुछ ऐसा ही है। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस इंट्रोडक्शन इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट के बारे में। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में राज्यपाल का पद जो है उसके औचित्य और महत्व की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो हम इनका पद जो है और इनका इस पद का औचित्य क्या है और इस पद का महत्व क्या है, हम दोनों को डिस्कस करते हैं यानी कि बॉडी पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो एक संवैधानिक नियुक्ति है। ठीक है, ना कि राजनीतिक। संवैधानिक नियुक्ति है यानी कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। शर्तें क्या होती है नॉर्मल राज्यपाल बनने के लिए? शर्तें तो देखो मेनली तो 2 ही होती हैं, बाकी का वो अलग बात हो जाती है फिर, है ना। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए नॉर्मल, और दूसरा क्या है 35 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो 35 वर्ष की आयु उसको पूर्ण एक तरह से कर ली होनी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि 35 वर्ष का इंसान होना चाहिए, उससे कम उम्र का नहीं होना चाहिए। कुछ अन्य शर्तें भी होती हैं, जैसे जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जानी होती है ना, उसे उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जिस इंसान को हम एज ए गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं उस राज्य में, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश में किसी को गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, वो पता चले कि भाई वो मध्य प्रदेश से ही इंदौर से बिलोंग करते हैं, है ना, इंदौर में ही उनका पालन पोषण रहा है सब कुछ, यानी कि उनका जो होम टाउन रहा है वो इंदौर रहा है, या ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना कोई भी रहा है। तो इस तरह से क्या है वो उसी राज्य के हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि वो राजनीति से मुक्त रहें एक तरह से, पारदर्शिता और निष्पक्षता उनके अंदर होना चाहिए संविधान के प्रति, है ना, और जिस पद पर उनको बिठाया जा रहा है उस पद के प्रति। इसलिए क्या है उस व्यक्ति को उस राज्य से नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें। जब हम राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और जिस राज्य के लिए नियुक्त करते हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ना, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मशवरा किया जाता है, परामर्श लिया जाता है कि इनको हम करें या नहीं, या ठीक रहेंगे या नहीं, इस प्रकार की चीजें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की अवधि। देखो, राज्यपाल की अवधि क्या होती है, टेन्योर क्या रहता है? वैसे तो मेनली 5 वर्ष की अवधि मानी जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं कभी भी, लेकिन आपको पता होगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस बुलाया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। और कुछ मामले भी हुए थे। देखो, मैं आपको एक बार की बात बताऊं, हुआ ये था 1989 में, है ना, बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी जब, उस टाइम पर 1989 की बात है, 1989 की, जब बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा वाली सरकार थी। इन्होंने क्या किया था, राज्यपालों से त्यागपत्र ले लिया था, काफ़ी सारे राज्यपालों से, यानी कि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने काफ़ी सारे राज्यपालों से रेजिग्नेशन ले लिया, है ना, और जो कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और कुछ को बदल दिया गया, है ना, और कुछ को बने रहने दिया जो इनके फेवर में थे। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से 2 साल बाद भी हुआ था
2 साल बाद ये हुआ था, 1991 की बात है। बीपी आपको पता होगा, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी और इन्होंने भी कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया था। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स चलती रहती है। फिलहाल के टाइम पर तो थोड़ा सा कम है इस प्रकार की, हाँ, लेकिन कुछ वाद विवाद की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है गवर्नर्स को लेकर। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, देखो आपने नॉर्मली मेनली आपने पढ़ा होगा, राज्यपाल की शक्तियां कार्यकारी शक्तियां होती हैं इनकी, विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, न्यायिक शक्तियां भी इनको मिलती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को कुछ ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन राज्यपाल को थोड़ी सी कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन शक्तियां, वीटो पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट को भी होता है और राज्यपाल को भी होता है। देखिए, कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं? कार्यकारी शक्तियां मतलब जैसे सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। आपको पता होगा स्टेट में जैसे जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे किसके नाम पर होते हैं? राज्यपाल के नाम पर होती है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। ठीक है, और आपको पता होगा मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के परामर्श के द्वारा ही होती है, राज्यपाल के परामर्श के आधार पर ही की जाती है ना। महाधिवक्ता जो होते हैं, है ना, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही, और निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं राज्य के, उनकी भी नियुक्ति होती है। और जब आप स्टेट पीसीएस के आप अध्यक्ष बनते हैं, आप मेंबर बनते हैं, एमपीपीएससी के, मान लीजिए आप काफ़ी सीनियर हो गए, एमपीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया, सीनियर हो गए हैं, आपको अध्यक्ष या सदस्य बना दिया गया है बाद में प्रमोट करके, तो आपकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कार्यकारी भी कार्य हमें, यानी कि कार्यकारी शक्तियां भी हमें देखने को मिलती है। विधायी शक्तियां क्या होती हैं इनकी? विधायी शक्तियां नॉर्मली देखो आपको पता होगा, विधायी शक्तियां सत्र को संबोधित करना, है ना। जैसे हर साल सत्र जब स्टार्ट होता है, पहला दिन सत्र का, साल का पहला दिन जो होता है ना, तो सत्र को संबोधित भी यही करते हैं, है ना। और आपको पता होगा राज्य विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी ये करते हैं, है ना। 6वें भाग की जो नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा ही होती है। जैसे आपको पता होगा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार, सेवा, इस फील्ड से लोगों को लिया जाता है ना। और विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति भी एक राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एक की, है ना। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियां भी होती हैं। वित्तीय शक्तियां क्या होती है? देखो, वित्तीय शक्ति आपको पता होगा पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, मतलब हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए, है ना, वित्त आयोग का गठन करना, इस प्रकार की वित्तीय शक्तियां भी हमें देखने को मिलती है। न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं? आपको पता होगा जैसे किसी ने कोई गुनाह कर दिया या फिर किसी ने कोई जुर्म या कोई अपराध कर दिया, तो उसकी सजा को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना, और दंड को क्षमा कर सकते हैं, है ना, उसमें विराम भी लगा सकते हैं। वीटो पावर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वीटो पावर्स इनको रहती हैं। हाँ, लेकिन इनको ये जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको क्षमा नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंट के पास शक्तियां होती हैं, है ना, राज्यपाल के पास नहीं होती, आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। देखिए, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? देखो, आपको पता होगा भारत के संविधान में राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है ना, और जबकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। तो वो ये जस वैसा का वैसा है, मतलब जैसे सेंटर में हमें देखने को मिलता है। सेंटर में हमें देखने को क्या मिलता है? जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय नाम मात्र होते हैं, है ना, और जबकि सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं, जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उनके हाथों में होती हैं। लेकिन कार्य जो होते हैं सारे के सारे वो राष्ट्रपति के नाम के आधार पर ही होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल के नाम से ही सारे के सारे कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन के बारे में जाना, यानी कि राज्यपाल का जो पद है उसके औचित्य क्या है ना, और उनका महत्व क्या है, इस सब के बारे में हमने जाना। तो ये हमने बॉडी पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब बात आती है कंक्लूजन के बारे में। आप कंक्लूजन में क्या लिखना चाहेंगे? देखिए, कंक्लूजन में आप वही लिखिए जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे राज्यपाल का विषय एक विवाद का विषय रहा है, और साथ ही साथ में केंद्र सरकार का एजेंट भी कहा जाता है राज्यपाल को। देखो, इस टाइप की बातें भी हमें काफ़ी सुनने को मिलती हैं और आती हैं ऐसी, और ऐसा होता भी है। आपको ये सारा का सारा जो है राजनीति जो है वो आपको काफ़ी टाइम पर, इलेक्शंस के टाइम पर या फिर इलेक्शंस के बाद जब सरकार किसी की बनती है उस टाइम पर आपको देखने को मिल जाएगा। राज्यपाल के अंदर भी कहीं ना कहीं निष्पक्षता का अभाव जो है वो हमें आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी ये बोल चुकी है, और काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट जो हैं, है ना, राजनीतिज्ञ जो हैं, उन्होंने भी इस बात को एक तरह से मंजूर किया है कि हाँ, राज्यपाल का जो पद है वो कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बना हुआ है आज भी वर्तमान समय में। तो ज़रूरत है हमें इसमें पारदर्शिता लाने की और राजनीतिक प्रति निष्पक्षता लाने की, है ना, राज्यपाल को लेकर। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप कंक्लूजन इसमें
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गाइस। तो इस प्रकार से हमने आज 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। 2 क्वेश्चन में हमने 4th क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि भारत में केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए, और 5th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है भारत में राज्यपाल के पद के औचित्य और महत्व की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। देखिए वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आपका इससे मेंस भी आपका काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम जितना कंटेंट हम देते हैं उससे एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, कॉन्सेप्ट की कड़ियाँ जो हैं वो एक एक हो जाएं और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।